हेलो और स्वागत है आपका इस नई चर्चा में। पता है, अक्सर हम इतिहास को बस राजाओं, उनके बड़े बड़े युद्धों और तारीखों की एक सीधी टाइमलाइन मान लेते हैं। लेकिन सच कहूं, इतिहास इससे कहीं ज्यादा बड़ा और एकदम वाइब्रेंट है। ये एक ऐसी अनोखी पजल है जिसमें खेतीबाड़ी के नए तरीकों से लेकर लोगों की आस्थाएं, नई संस्कृति का जन्म, अलग अलग जनजातियों का उदय, खानाबदोश बंजारे और आम इंसान के अधिकार, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। आज हम सोर्सेज पर आधारित इस एक्सप्लेनेर में इसी पजल को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं कि ये समाज धीरे धीरे उस रूप में कैसे ढला जिसे आज हम जानते हैं। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि आज के मुख्य विषय क्या हैं। हम बात करेंगे इन 5 हिस्सों पर। पहला, कृषि में विकास। दूसरा, भक्ति और आस्था। तीसरा, सांस्कृतिक विकास। चौथा, नए राज्यों का उदय। और पांचवा, प्रजा से नागरिक बनने तक का सफर। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, कृषि में विकास। ये किसी भी समाज के बनने की सबसे पहली सीढ़ी है। अब सोच के देखिए, किसी भी बड़े एम्पायर के खड़े होने के लिए सबसे ज्यादा क्या चाहिए? खाना, राइट? इसे समझने के लिए हम चलते हैं साउथ इंडिया में, सीधे तमिलनाडु के शक्तिशाली चोल साम्राज्य की ओर। 5वीं और 6ठी शताब्दी आते आते चोल इलाकों में फार्मिंग का स्केल एकदम बदल गया था। लेकिन ये आसान नहीं था। उन्होंने बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से काम किया। सबसे पहले नए इलाकों में बड़े बड़े जंगलों को साफ किया गया, फिर जमीन को खेती के लिए एकदम समतल किया गया। डेल्टा वाले एरियाज में जहां बाढ़ का डर रहता था, वहां पानी को रोकने के लिए तगड़े तटबंध, जिन्हें हम एम्बैंकमेंट्स कहते हैं, बनाए गए, और खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए लंबी लंबी नहरें भी खोदी गई। तो सबसे क्रूशल पॉइंट ये निकल कर आता है कि इंसान के इस इंजीनियरिंग दिमाग और नेचर ने मिलकर एक कमाल कर दिया। जो कावेरी नदी है ना, वो बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। इन शाखाओं से पानी बाहर छलक कर आता था, जिससे किनारों पर बेहद उपजाऊ मिट्टी जमा होती चली गई। इस नेचुरल नमी और बेहतरीन सिंचाई व्यवस्था ने मिलकर चावल की खेती में एक ऐसी क्रांति ला दी कि कुछ इलाकों में तो लोग एक ही साल में 2-2 फसलें उगाने लगे। सोचिए, एक साल में 2 फसलें। बस इसी कृषि की समृद्धि ने इतने महान साम्राज्य की नींव रखी थी। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, भक्ति और आस्था। जब पेट भरने की व्यवस्था हो गई, तो समाज का ध्यान आत्मा और परमात्मा की तरफ भी गया। अब इस स्लाइड में जो बात है ना, वो सच में बेहद दिलचस्प है। यहाँ हम 2 बड़े आध्यात्मिक सुधारकों को ऑब्जेक्टिवली कंपेयर कर रहे हैं। एक तरफ हमारे पास 11वीं शताब्दी के तमिलनाडु से रामानुज हैं, और दूसरी तरफ 15वीं शताब्दी के पंजाब से बाबा गुरु नानक हैं। दोनों ने ही ईश्वर से जुड़ने का रास्ता दिखाया, लेकिन उनके तरीके बिल्कुल अलग थे। रामानुज का मानना था कि मोक्ष का रास्ता भगवान विष्णु की गहरी पर्सनल भक्ति में है। वहीं गुरु नानक ने एक बिल्कुल अलग अप्रोच ली। उन्होंने समाज में फैले हर तरह की जाति या लिंग भेद को पूरी तरह दरकिनार कर दिया और एक साझा रसोई में सबको साथ खाना खाने और मिलकर भजन गाने का संदेश दिया। रामानुज की इस फिलॉसफी को विशिष्टाद्वैत कहा जाता है। इसे अगर आसान शब्दों में समझें तो उनका मानना था कि आत्मा जब ईश्वर से जुड़ जाती है, तब भी वो पूरी तरह उसमें विलीन नहीं होती, बल्कि अपनी एक अलग स्पेशल पहचान बनाए रखती है। इस गहरे दार्शनिक विचार ने आगे चलकर उत्तर भारत में भक्ति की एक बिल्कुल नई और शक्तिशाली लहर को जन्म दिया। दूसरी ओर गुरु नानक देव जी का अप्रोच देखिए। उन्होंने इक्वालिटी लाने के लिए एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम उठाया, लंगर की शुरुआत। इस साझा रसोई में कोई ऊंच नीच नहीं थी। कोई किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति या जेंडर का हो, सब एक बराबर बैठकर खाना खाते थे। एकदम सिंपल, पर कितना पावरफुल आइडिया है ना? इसके अलावा उन्होंने उपासना के लिए जो जगह तय की, उसे धर्मसाल कहा गया, जिसे आज हम पूरी दुनिया में गुरुद्वारा के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, सांस्कृतिक विकास, यानी हमारी कला कैसे आगे बढ़ी। आस्था और समाज के इस कनेक्शन के बाद ये देखना और भी मजेदार है कि कला या आर्ट फॉर्म्स समय के साथ कैसे इवॉल्व होते हैं। आइए कथक की इस कमाल की जर्नी पर एक नज़र डालते हैं। शुरुआत कहाँ से हुई? मुगल बादशाहों के दरबारों से। फिर धीरे धीरे ये राजस्थान और लखनऊ में 2 अलग घरानों के रूप में फला फूला। अवध के नवाब वाजिद अली शाह के समय पर तो ये कला अपने पीक पर पहुंच गई थी, और देखते ही देखते 1850 से 1875 के बीच ये राजमहलों की चारदीवारी से निकलकर पंजाब, हरियाणा, बिहार और बाकी इलाकों तक एक सॉलिड कल्चरल ट्रेडिशन बन गया। अब चौथे हिस्से पर आते हैं, नए राज्यों का उदय।
राजनीति ने यहाँ कैसे करवट ली, आइए देखते हैं। 17वीं और 18वीं सदी में पॉलिटिक्स बहुत तेजी से बदल रही थी। इस दौर में सिर्फ मुगलों का ही बोलबाला नहीं था। कई जनजातियां जो पहले जंगलों में रहती थीं, अब वो एक जगह बसकर शक्तिशाली राज्य बना रही थीं। उदाहरण के लिए सेंट्रल इंडिया में गोंड लोगों ने गढ़कटंगा जैसा अमीर राज्य बनाया और नॉर्थ ईस्ट में अहोम लोगों ने अपनी ताकतवर व्यवस्था से एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। वहीं बंजारा समुदाय के टांडा कारवां व्यापार की बैकबोन बन चुके थे। इन सब के बीच, जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, जाट भी एक बेहद शक्तिशाली फोर्स बनकर उभरे। चूड़ामन और सूरजमल की लीडरशिप में जाटों ने दिल्ली और आगरा के बीच पूरा कंट्रोल कर लिया। चूंकि वो वेल्दी किसान थे, उन्होंने अपनी वेल्थ का इस्तेमाल करके पानीपत और बल्लभगढ़ को बड़े व्यापारिक हब में बदल दिया और अपना एक बहुत ही स्ट्रांग राज्य बनाया, भरतपुर। और ये बात बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से इलस्ट्रेट करती है कि कैसे ये नए राज्य अपनी पावर दिखा रहे थे। ये 18वीं सदी का दीर्घ राजमहल देखिए। जाटों ने सिर्फ अपनी मिलिट्री पावर ही नहीं बढ़ाई, उन्होंने कला में भी अपनी छाप छोड़ी। इस महल में उन्होंने आम्बेर और आगरा की ट्रेडिशनल वास्तुकला को इतनी खूबसूरती से ब्लेंड किया है कि ये उनकी नई ताकत और रुतबे का एक परफेक्ट सिंबल बन गया। जाटों की इस ताकत का अंदाजा बस इस एक नंबर से लगाइए, 65,000। टू पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव, जब 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर अटैक किया था ना, तो कई एलिट्स ने अपनी जान बचाने के लिए भरतपुर में शरण ली थी। उस वक्त मुगलों से टक्कर लेने के लिए जवाहर शाह की अकेली सेना में 30,000 सैनिक थे और उन्होंने 20,000 मराठा और 15,000 सिख सैनिकों के साथ गठबंधन करके पूरी 65,000 की एक मैसिव आर्मी खड़ी कर दी थी। बिल्कुल माइंड ब्लोइंग है ना। और अब आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, प्रजा से नागरिक तक, मानव अधिकारों का एक ऐसा सफर जिसने दुनिया बदल दी। चलिए देखते हैं कि ये सब आगे कैसे बिल्ड होता है। हम ग्लोबली पॉलिटिकल राइट्स को समझते हैं। सदियों से दुनिया भर के लोगों को बस एक प्रजा यानी सब्जेक्ट समझा जाता था। प्रजा होने का मतलब था कि सरकार क्या कर रही है इसमें आपका कोई से नहीं होगा। समाज में बस उनका दबदबा था जिन्हें जन्म से कुछ विशेषाधिकार मिले थे। लेकिन फिर एक रेवोल्यूशनरी आइडिया आया, नागरिक का विचार। नागरिक होने का सीधा सा मतलब है कि सरकार जनता से बनेगी, कानून सबके लिए बराबर होंगे और समाज में आपकी पोजीशन जन्म से नहीं बल्कि आपकी योग्यता से तय होगी। ये एक रियल गेम चेंजर था। लेकिन ये पावर आम इंसान के पास आई कैसे? लेट 18th सेंचुरी की 1776 की अमेरिकन क्रांति और 1789 की फ्रेंच क्रांति ने उस पुरानी व्यवस्था को जड़ से हिला दिया। इन प्रोटेस्ट्स में आम मिडिल क्लास, किसान और कारीगर आगे आए और उन्होंने पादरियों और कुलीन वर्गों के बर्थराइट वाले प्रिविलेजेस के खिलाफ खुली बगावत कर दी। बड़े बड़े फिलोसोफर्स ने लिखा कि इक्वल अपॉर्चुनिटी हर इंसान का हक है। बस वहीं से मॉडर्न सिटीजन का जन्म हुआ। तो आज हमने देखा कि इतिहास सिर्फ राजाओं और युद्धों की कहानी नहीं है। चोल वंश की नहरों से लेकर गोंड और अहोम जैसी जनजातियों की ताकत और बंजारों के व्यापार तक, गुरु नानक के साझा लंगर, कत्थक के घुंघरुओं, जाटों के किलों और एक प्रजा से नागरिक बनने तक के सफर को हमने समझा है। इन सब ने मिलकर हमारा आज का समाज बनाया है। पर अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल आपके लिए। खेती के टेक्निक्स, आध्यात्मिक समानता, कल्चरल आर्ट्स या फिर पॉलिटिकल क्रांतियां, इन सब में से आपको क्या लगता है कि किस चीज़ ने हमारी मॉडर्न दुनिया को सबसे ज़्यादा शेप किया है? ये सोचने वाली बात है। इसी आखिरी सवाल के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं ख़त्म करते हैं। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।